Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Today we'll be starting with the standard on auditing, that is SA 505. It will be covered throughout your study material and whole of the study material will be covered in this video. So without wasting any time, let's start with the video. Alright, if we talk about the SA number 505, SA 505 talks about the external confirmations. मतलब जब भी ऑडिटर अपना ऑडिट लगाता है, जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है, अपने प्रोसीजर्स लगाता है, तो वन ऑफ द प्रोसीजर एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी होता है. इसका ये मतलब है कि ऑडिटर कुछ एक्सटर्नल कंफर्मेशंस लेता है फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, और उस थर्ड पार्टी को हम कंफर्मिंग पार्टी भी बोलते हैं. तो उस थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लिया जाएगा और वो कंफर्मेशन आपके ऑडिट एविडेंस के रूप में बोला जाएगा. मतलब बेसिकली एक्सटर्नल कंफर्मेशंस इसलिए ली जाती हैं फ्रॉम अ थर्ड पार्टी सो दैट आपके पास एक रिलायबल और रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस आपको मिल सके. एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशंस लेते हैं फ्रॉम द थर्ड पार्टी. जैसे आपके क्लाइंट का जो भी कुछ ट्रांजैक्शन हुआ किसी थर्ड पार्टी से, तो क्लाइंट जो बोल रहा है हम उसकी बात पे तो विश्वास करते ही हैं, मतलब उसकी बात को तो हम चेक करते ही हैं. हम साथ ही साथ अगर थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी ले लें, जिस भी पर्सन से, जिस भी पार्टी से उस क्लाइंट ने ट्रांजैक्शन करा है, अगर हम उस थर्ड पार्टी से रीचेक करने के लिए कंफर्मेशन लें तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन. तो अगर दोनों जगह से चीजें मैच हो जाती हैं, जो क्लाइंट हमें अमाउंट बता रहा है फॉर एग्जांपल किसी भी ट्रांजैक्शन का, और वही अमाउंट सेम टू सेम अगर हमको सामने थर्ड पार्टी से भी मिल रहा है, इसका मतलब हमारा क्लाइंट सच बोल रहा है. एंड लाइक दिस वी चेक एंड वी अप्लाई आवर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर एक्सटर्नल कंफर्मेशंस की. एक्सटर्नल कंफर्मेशंस की पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, इंट्रो की बात करेंगे, उसमें बात करेंगे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशंस कितने टाइप का होता है. जैसे कि दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन. इस बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करी जाएगी. इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन के क्या क्या प्रोसीजर्स है जो कि ऑडिटर लगाता है. इसके बाद हम बात करेंगे कि जो मैनेजमेंट है, अगर मान लीजिए कि मैनेजमेंट ने ऑडिटर को मना कर दिया कि आप ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन इस रिलेटेड पार्टी से नहीं ले सकते, तो ऑडिटर क्या क्या स्टेप्स ले सकता है. क्या ऑडिटर अपने और भी ज्यादा रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा या फिर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाएगा, और क्या क्या ऑडिटर इस केस में करेगा. तो ये कुछ मैंने आपको ओवरव्यू दिया. जो जो टॉपिक्स हम इस ऐसे में कवर करने वाले हैं उसके बारे में आई जस्ट गिवन यू द हेडिंग पॉइंट्स कि मेन जो हमारी चीजें होने वाली है वो यही होने वाली है. तो शुरू करते हैं विद द स्टडी मॉड्यूल. तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. यू कैन लुक इनटू योर स्टडी मॉड्यूल्स, ओपन योर स्टडी मॉड्यूल अलोंग विद वॉचिंग दिस वीडियो. सो स्टडी मॉड्यूल में जैसा कि लिखा है एक्सटर्नल कंफर्मेशंस की इंट्रो के बारे में पहले बात करते हैं. तो इसमें लिखा गया है कि SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन ये डील करता है विद ऑडिटर्स यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स. ऑडिटर को यूज करना होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर्स को इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस. जैसा कि मैंने बोला, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स लगाता है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 500. SA 500 हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. उसके बाद SA 505 जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है. इसका ऑब्जेक्टिव बस यही है कि SA 505 इज इंटेंडेड टू असिस्ट द ऑडिटर इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स. मतलब जो ये SA 505 है, ये एक तरीके से ऑडिटर को हेल्प करता है. असिस्ट मतलब हेल्प करता है ऑडिटर को, ताकि ऑडिटर जो है वो डिजाइन कर सके और फिर परफॉर्म कर सके अपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर्स को. जो भी आपके एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर्स है, पहले ऑडिटर क्या करेगा, उसको डिजाइन करेगा और डिजाइन करने के बाद उसको परफॉर्म करेगा टू ऑब्टेन द रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस. एक रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस को फाइंड आउट करने के लिए. इसके बाद हम आ जाते हैं डेफिनेशंस वाले पेज पर. तो डेफिनेशंस में सबसे पहले लिखा गया है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन समझते हैं. तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है, अगर हम स्टडी मॉड्यूल के हिसाब से देखें तो इट मे बी डिफाइंड एज द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी. एक्सटर्नल कंफर्मेशन पहली बात तो ये एक ऑडिट एविडेंस है, द फर्स्ट थिंग, राइट. सो इट मे बी डिफाइंड एज द ऑडिट एविडेंस, और ये ऑडिट एविडेंस हमें किस रूप में मिला है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स के रूप में मिला है. वो रिस्पॉन्स हमें किसने दिया है, वो रिस्पॉन्स आपको उस थर्ड पार्टी ने दिया है, राइट. किसको दिया है, टू द ऑडिटर दिया है थर्ड पार्टी ने रिस्पॉन्स. कैसे दिया है, या तो पेपर फॉर्म में दिया होगा या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया होगा. मेन चीज ये है कि हमें एक्सटर्नल पार्टी यानी कि जो आपकी थर्ड पार्टी है उससे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, चाहे एक पेपर फॉर्म में मिले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिले, ईमेल्स के थ्रू मिले, व्हाटसोएवर. तो मेन चीज है कि आपके पास एक रिटन रिस्पॉन्स होना जरूरी है. यहाँ पे हाईलाइट द वर्ड डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स. रिटन इज इंपॉर्टेंट.
ठीक है। तो ऑडिटर के पास एक डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स होना चाहिए। जो रिस्पॉन्स किससे मिला है? थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी को हम कंफर्मिंग पार्टी भी बोलते हैं, पेपर फॉर्म या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन गिवन है वो दे रखी है अबाउट द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कि भाई पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है। अभी आई हैव टोल्ड यू कि दो तरीके की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है, एक होती है आपकी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और एक होती है हमारी नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? देखो, अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करें तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि आपने जो भी कुछ पार्टी से पूछा, ठीक है, या तो आपने पार्टी को बोला होगा कि इस चीज पे मतलब एक्सटर्नल पार्टी को आपने पूछा होगा एज एन ऑडिटर कि आप इस चीज पे या तो कंफर्मेशन दीजिए या तो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। दो चीजें होती हैं विच यू हैव टू फोकस ऑन, ठीक है। दो चीजें हैं इसमें कि एक चीज या तो आप जो आपकी थर्ड पार्टी है आप उससे किसी चीज का कंफर्मेशन लेते हो कि क्या ये ऐसा है या नहीं है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, आप ऑडिटर जो हो, आप कंफर्मेशन तो आपने ले ली, दूसरी चीज आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप उससे डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन लो, मतलब आप इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, आप उससे इंफॉर्मेशन मंगवाओगे सो दैट आप क्रॉस चेक कर सको। या तो एक तो ये तरीका है कि यू आर रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, या तो आप थर्ड पार्टी से ऑलरेडी आप खुद के पास से इंफॉर्मेशन दोगे और जो थर्ड पार्टी है वो उसको आपको कंफर्म करेगी येस और नो। तो ये दो चीजें दोनों पॉसिबल है, दोनों चीजें होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं इन द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन की। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन में ये होगा आपका पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इसमें जो थर्ड पार्टी है वो रिप्लाई जरूर करेगी। जो आपकी थर्ड पार्टी है वो क्या करेगी? तो आपकी थर्ड पार्टी इसमें रिप्लाई जरूर करेगी, वेदर इट विल अग्री और इट विल डिसअग्री। मतलब रिप्लाई तो आएगा ही आएगा। इन द केस ऑफ योर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, रिप्लाई विल बी देयर ईदर ऑफ अग्रीमेंट और ऑफ द डिसअग्रीमेंट फ्रॉम द मैटर, right? So let's read it out first. It's written like a request that the confirming party respond directly to the auditor, जिसमें confirming party respond करेगी directly to the auditor whether the confirming, अब इसमें वो क्या respond करेगी? देखो, या तो confirming party agree करेगी या तो disagree, that's what's written, whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request, right? नेक्स्ट आ जाओ थर्ड में, जैसे कि लिखा है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पॉजिटिव वन। इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देगी, नहीं। इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपने किसी भी चीज को कंफर्मेशन के लिए आपने कोई मैटर भेजा टू द थर्ड पार्टी, टू द कंफर्मिंग पार्टी। अब उस कंफर्मिंग पार्टी ने अगर वो अग्री कर रही है आपकी उस रिक्वेस्ट से, जो भी आपने मैटर भेजा जिसपे कंफर्मेशन आनी थी, अगर वो उस चीज से अग्री करती है तो कंफर्मिंग पार्टी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगी। अगर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, इसका मतलब कि कंफर्मिंग पार्टी ने इस बात को अग्री कर लिया है, द थिंग इज अग्रीड अपॉन। बट अगर उसने कोई रिप्लाई दिया तो नेगेटिव वाले कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि कंफर्मिंग पार्टी सिर्फ तभी रिप्लाई करेगी अगर उसका जवाब डिसअग्रीमेंट के रिलेटेड होगा। अगर कभी भी कंफर्मिंग पार्टी डिसअग्री करना चाहती है तब वो चीज पर रिप्लाई करेगी, अदरवाइज अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो उस बात को लेके अग्रीड है तो वो उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगी। ये होता है सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में रिप्लाई आना जरूरी है, आप या तो अग्री करोगे या तो डिसअग्री करोगे। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर पॉजिटिव कंफर्मेशन एंड नेगेटिव कंफर्मेशन। ऑल्दो जो पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है इसके बारे में आगे बताया गया है, अभी और भी ज्यादा डिटेल्स में वी विल रीड द पॉइंट्स ऑफ इट, जिसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पे तो हमने अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशंस की बात करी है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू द फोर्थ वन, दैट इज नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा, ठीक है। अ फेलियर ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुल्ली रिस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड। तो नो रिस्पॉन्स का मतलब है कि जो आपकी कंफर्मिंग पार्टी है उसने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करा है, पूरी तरीके से भी रिस्पॉन्ड नहीं करा टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन, चाहे आपकी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हो उसने उस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करा, या फिर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड, किसी भी चीज पे उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, इज सिंपल एज नो रिस्पॉन्स। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन किस तरीके का रिस्पॉन्स है इस बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने बोला अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म एंड इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। तो इसका मतलब सिंपल है, ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो आपको इंडिकेट करेगा डिफरेंस क्या है बिटवीन जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है और जो आपने थर्ड पार्टी से रीचेक करवाई वो वाली जो इंफॉर्मेशन है। अगर दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन।
ठीक है। तो अगेन इसको रिपीट कर रही हूं, एक्सेप्शन का यहाँ पे मतलब है, अभी इन्होंने डेफिनेशन में क्लाइंट वर्ड यूज नहीं करा, इन्होंने देखो क्या बोला, इन्होंने बोला इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म, जो आप इन्फॉर्मेशन, आप एज एन ऑडिटर जो आप इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करवा रहे हो फ्रॉम द थर्ड पार्टी, तो हमें क्या बोलना है, वो इन्फॉर्मेशन जो मैं रिक्वेस्ट कंफर्म करवाऊंगी फ्रॉम द थर्ड पार्टी, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कहां से आई, वो इन्फॉर्मेशन मुझे भी तो क्लाइंट से मिली है ना। सो आई विल स्पीक कि जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, जो आपके क्लाइंट की जो मैटर है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन टू अस बाय द थर्ड पार्टी, तो अगर दोनों चीजों में कुछ भी डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन। तो ये आपकी 5 डेफिनेशंस कवर होती हैं। इसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स, कि आपकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स क्या है। अगर मुझे एक्सटर्नल यानी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग सर्टेन मैटर्स, तो मैं क्या प्रोसीजर्स लगाऊंगी, व्हाट विल आई एज एन ऑडिटर हैव टू फॉलो, और क्या क्या चीजें माइंड में रखते हुए हमें प्रोसीजर्स लगाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोर्शन नाउ। तो शुरू करते हैं अब विद द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स, जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है that when using the external confirmation procedures, auditor will maintain control एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, जब भी ऑडिटर अपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर्स लगाएगा, उसको कंट्रोल मेंटेन करना पड़ेगा कुछ चीजों के ऊपर, मतलब उसको कुछ चीजों को, और वो बेसिकली आपकी 4 चीजें हैं जिनके ऊपर ऑडिटर को ध्यान देना पड़ेगा जब भी वो अपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर्स लगाएगा। तो जिसमें आपका पहला पॉइंट लिखा है डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड, कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको कंफर्म करना है या फिर रिक्वेस्ट करना है कि मुझे प्रोवाइड करो। जो अभी मैंने आपको पीछे 2 चीजें बताई, एक होता है कंफर्मेशन, एक होता है रिक्वेस्टिंग द इन्फॉर्मेशन कि हमें प्रोवाइड करो। तो ये 2 चीजें इन्होंने दोनों बोली हैं कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप कंफर्म करवाने वाले हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमें प्रोवाइड करो। ये होता है पहला प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर आप इसमें देखोगे, सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, जिस भी कंफर्मिंग पार्टी से आपको कंफर्म करना है या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, तो वो आपको पार्टी जो है वो एक एप्रोप्रिएट पार्टी को सिलेक्ट करना है। बिकॉज अगर आपका ये कंफर्मेशन लेटर अगर एक एप्रोप्रिएट पार्टी तक पहुंचेगा ही नहीं, तो आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला। बिकॉज जब तक आपका क्वेश्चन, जब तक आपकी क्वेरी एंड जब तक आपकी ये रिक्वेस्ट एक स्पेसिफिक पर्सन के पास नहीं पहुंच जाती जो कि नॉलेजेबल होना चाहिए, जब तक उस बंदे के पास प्रॉपर्ली एड्रेस्ड होकर आपकी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं पहुंचती, तब तक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑफ द रिप्लाई, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी कंफर्मिंग पार्टी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये था सेकेंड वाला। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट बात करता है कि हमने ये देख लिया कि चलो हमें क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, हमें किसको भेजना है, एक एप्रोप्रिएट पार्टी को। तीसरी चीज आती है कि अब जो मैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट देने जा रही हूं उसको डिजाइन कैसे करना है। सो इट इज रिटन, डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग दैट द रिक्वेस्ट आर प्रॉपर्ली एड्रेस्ड एंड कंटेन द रिटर्न इन्फॉर्मेशन फॉर रिस्पॉन्सेज टू बी सेंड डायरेक्टली टू द ऑडिटर। तो अब आपको अपनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कैसे डिजाइन करनी है, ये आपका थर्ड प्रोसीजर है। इंक्लूडिंग दैट जो आपकी रिक्वेस्ट है वो प्रॉपर्ली एड्रेस होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर उस पर एड्रेस लिखा होना चाहिए कि हमें किसके पास तक ये रिक्वेस्ट पहुंचानी है। एंड इट शुड ऑल्सो कंटेन द रिटर्न इन्फॉर्मेशन फॉर द रिस्पॉन्सेज विच यू आर गोइंग टू रिसीव। फोर्थ पॉइंट आता है सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट टू द कंफर्मिंग पार्टी। ये वाला फोर्थ पॉइंट बोलता है कि अगर मान लीजिए आपको रिस्पॉन्स कंफर्मिंग पार्टी से नहीं मिला, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला कंफर्मिंग पार्टी से, आपने तो अपना लेटर भेजा, आपने तो अपनी रिक्वेस्ट भेजी, बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था नो रिस्पॉन्स। तो जो नो रिस्पॉन्स होता है, तो आप एज एन ऑडिटर क्या करोगे, आप कर सकते हो फॉलो अप रिक्वेस्ट, मतलब आप एक बार और रिक्वेस्ट उन्हें भेज सकते हो। जो आपकी फर्स्ट रिक्वेस्ट का आंसर नहीं आया तो आप उनको दोबारा से ईमेल भेज सकते हो, आप उनको दोबारा से कॉल कर सकते हो, मतलब दोबारा से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये भी एक प्रोसीजर का पार्ट है। तो हमारे 4 प्रोसीजर्स थे। अब हम इन्हीं प्रोसीजर्स को एक बार डिटेल में पढ़ेंगे कि इन चारों में हम और क्या क्या पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि एक अलग स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला, जो कि है डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड, कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं कंफर्म करूंगी थर्ड पार्टी से या फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे प्रोवाइड करो। मुझे मतलब ऑडिटर को प्रोवाइड करो। कौन प्रोवाइड करेगा? थर्ड पार्टी। तो इसमें आपका पहला पॉइंट होता है डिटरमाइनिंग इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन किस चीज की रिगार्डिंग होती है? द फर्स्ट थिंग, पहली चीज होती है वो इन्फॉर्मेशन आपकी है रिगार्डिंग अकाउंट बैलेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी फॉर श्योर वो अकाउंट बैलेंसेस से रिगार्डिंग ही होगी, अकाउंट बैलेंसेस से रिलेटेड होगी। उसमें भी इन्होंने हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, जो कि हैं द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स में ऑल्सो भी यूज। वो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर्स को यूज करेंगे टू कंफर्म, क्या कंफर्म करने के लिए? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जो भी आपस की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होंगी, ठीक है, वो कंफर्म करने के लिए हम थर्ड पार्टी से
पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा बिटवीन द क्लाइंट एंड अ थर्ड पार्टी, तो हम वो थर्ड पार्टी से कंफर्म कर सकते हैं कि क्या यही वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था। सो दिस इज। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटिटी एंड द अदर पार्टी। एंटिटी और अदर पार्टी के बीच कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस ट्रांजैक्शन को हम वेरीफाई करना चाहते हैं, आप वो भी ट्रांजैक्शन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स में आएगा कि हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अकाउंट बैलेंसेस, ये सब पूछ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं टू कंफर्म एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। हो सकता है कि कुछ कंडीशन जो होनी चाहिए थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो आप ये थर्ड पार्टी से कंफर्म कर सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट क्यों नहीं हुई, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस चीज पे आप कंफर्मेशन दो। सो ये मैटर्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस है, अकाउंट बैलेंसेस है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पूछना है, कुछ टर्म्स कंडीशंस के बारे में पूछना है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आप पूछ सकते हैं एज एन ऑडिटर। सेकंड वाले पॉइंट पे आते हैं जिसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें एक्चुअली में डिटेल्ड का कुछ है नहीं, बट स्टिल इट इज अबाउट सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी। ठीक है, अब आपको जी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि एप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी सिलेक्ट करनी है। वो जो हमारी कन्फर्मिंग पार्टी है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मतलब बहुत नॉलेजेबल होनी चाहिए, जो हमें एक प्रॉपर रिप्लाई दे सके। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सेज टू द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, जो भी हम अपनी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं उस पर जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो बहुत ही रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस होता है एक ऑडिटर के लिए। मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन पार्टी आपको जो भी रिस्पांस भेजेगी वो आपके लिए, मतलब ऑडिटर के लिए ऑडिटिंग प्रोसेस में बहुत अच्छा रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस माना जाता है। तो उस ऑडिट एविडेंस को हमें ऑब्टेन करना है। सो व्हेन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आर सेंड टू द कंफर्मिंग पार्टी, द ऑडिटर बिलीव, तो वो जो आपकी कंफर्मिंग पार्टी है वो नॉलेजेबल होनी चाहिए अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है उस बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, वरना हमारे उस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को भेजने का कोई फायदा ही नहीं है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट आता है डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कि जब आप एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन कर रहे हो कि हमें उसे कैसे बनाना है, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, लेआउट, तो ये सब कुछ करते हुए हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है। सो द डिजाइन ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द कंफर्मेशन रिस्पॉन्स रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन कर रहे हो दैट इज ओनली गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्ट द कंफर्मेशन रिस्पॉन्स रेट। उसी हिसाब से आपका कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स आने वाला है एंड द रिलायबिलिटी एंड नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, और आपका ऑडिट एविडेंस भी फिर अल्टीमेटली इसी पर डिपेंड रहेगा। अब हम बात करते हैं अबाउट सम फैक्टर्स। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वी नीड टू कंसिडर व्हेन यू आर डिजाइनिंग। जब भी आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन कर रहे हो तो आपको ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो वो पहला फैक्टर हो सकता है स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। अगर आप अपने मन में लेके चलोगे कि मुझे रिस्क असेस करना है तो ही आप अच्छे से जो है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, उसमें आपके फ्रॉड रिस्क भी इंक्लूड हो सकते हैं। नेक्स्ट, जो मैंने आपको ऊपर बोला कि लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जब भी आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन कर रहे हो, थिंक ऑफ द लेआउट, थिंक ऑफ द प्रेजेंटेशन, थिंक ऑफ द फॉर्मेट यू गोइंग टू डू। नेक्स्ट, प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट और सिमिलर एंगेजमेंट्स। कुछ पुराने आपने जो भी आपको कुछ पुराना एक्सपीरियंस है ऑफ द ऑडिट, ऑफ द एंगेजमेंट्स, ऑफ द सिमिलर एंगेजमेंट्स, तो वहां पे आपने जिस तरीके से कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लगाई होगी कुछ उस तरीके की आप चीजें दोबारा से रिपीट कर सकते हो। मतलब आप अपने जो भी आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस होगा वो फैक्टर आपके दिमाग में चलना चाहिए व्हेन यू आर डिजाइनिंग। नेक्स्ट आता है द असर्शंस बीइंग एड्रेस्ड। ठीक है, आपको असर्शंस भी एड्रेस करने हैं जब भी आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन कर रहे हो। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपको किस तरीके से, किस प्रेजेंटेशन में आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन से कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रखनी है। और यहाँ पे हम कम्युनिकेशन की बात करें इन द सेंस ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन, मतलब जो आप उन्हें ईमेल भेजोगे, जो आप उन्हें कुछ लेटर भेजोगे, फॉर्मेट भेजोगे, वो आपको किस तरीके से लिखकर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है, किसको, to the third party. That way of communication we are talking about, that you have to keep in mind as a factor when you are designing the confirmation request. और उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट था सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग द फॉलो अप रिक्वेस्ट। ठीक है, कि आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, अगर उनका अगर सामने से रिप्लाई नहीं आता तो आपको एक फॉलो अप रिक्वेस्ट, मतलब दोबारा से आप रिक्वेस्ट भेजोगे या उन्हें कॉल करोगे या उन्हें दोबारा से मेल करोगे एंड सो ऑन। दिस वाज जस्ट दिस। अब हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा था कि आपकी दो टाइप के कंफर्मेशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन, एक होता है नेगेटिव कंफर्मेशन, विच वॉज इन योर डेफिनेशंस पोर्शन ऑल्सो, राइट। तो अब इस पे थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करेंगे बिकॉज इसका एक आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पे आइए, इसमें लिखा है अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आस्क द कंफर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई इन ऑल केसेस ईदर बाय इंडिकेटिंग द कंफर्मिंग पार्टीज अग्रीमेंट और बाय आस्किंग द कंफर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड।
तो वही बात है जो आपको स्टार्टिंग में बताई गई थी कि जो आपका पॉजिटिव कन्फर्मेशन होता है उसमें हम कंफर्मिंग पार्टी से बोलते हैं कि आपको रिप्लाई करना है, आप अग्री करो चाहे डिसअग्री करो, ठीक है। या तो आपको कंफर्म करना है, कंफर्म में दो चीजें आ जाएंगी, अग्री और डिसअग्री, या तो कंफर्म करोगे या तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। वही तो लिखा हुआ है कि एक इन्होंने बोला कंफर्मिंग और आस्किंग द कंफर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, या तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, तो वो कहते हैं ये दोनों केसेस में आपका पॉजिटिव कंफर्मेशन लगने वाला है। नेक्स्ट आता है अ रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वायर्स confirmation request ordinarily is expected to provide the reliable audit evidence। तो जो भी आपको पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पे जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो काफी रिलायबल ऑडिट एविडेंस माना जाएगा। नेक्स्ट आता है कि देयर इज अ रिस्क, इसमें एक रिस्क है दैट द कंफर्मिंग पार्टी में रिप्लाई टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट विदाउट वेरीफाइंग दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अब होता क्या है इसमें, रिस्क ऐसा है कि आपने जो है एक्सटर्नल पार्टी को बोला कि आपको इस चीज पे कंफर्म करना है, ठीक है, आप ऑडिटर हो, आपने कंफर्मिंग पार्टी को बोला कि आपको इस चीज पे जो हमें कंफर्म करके बताना है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो वो एक्सटर्नल पार्टी है, जो आपकी कंफर्मिंग पार्टी है, वो उस ट्रांजैक्शन को, उस इंफॉर्मेशन को चेक भी ना करे और बिना चेक करे, बिना वेरीफाई करे कंफर्म कर दे? इजंट इट अ रिस्क कि हमें तो रिलायबल ऑडिट एविडेंस फिर इस हिसाब से मिला ही नहीं, बिकॉज अगर कंफर्मिंग पार्टी ही बिना चेक करे, बिना वेरीफाई करे जस्ट हमें कंफर्म करके दे रही है, तो दिस इज अ रिस्क, इजंट इट? इट इज अ रिस्क। इसी के नीचे जो फोर्थ पॉइंट है इसमें बताया कि आप इस रिस्क को मिटिगेट कैसे कर सकते हो। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर में रिड्यूस द रिस्क by using the positive confirmation request and ask the confirming party to fill the amount। हम fill in the blanks ले लेंगे। दो चीजें हो सकती हैं, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। सबसे पहला या तो आप उनसे कहोगे आप कंफर्म करो, कंफर्म नहीं करवाना तो आप बोलोगे आप खुद से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो सो दैट हम क्रॉस चेक कर लें। तो अगर आपको इस वाले रिस्क को रिड्यूस करना है कि कंफर्मिंग वाले की हो सकता है वो लोग बिना चेक करे कंफर्म करके दे दे, तो इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे, आप उनसे डायरेक्टली पूछो कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दो कि आपकी क्या बातचीत हुई थी क्लाइंट से, आप हमें इन्फॉर्मेशन दो, इंस्टेड ऑफ कि हम उनसे कंफर्म करवाएं अपने पास से इन्फॉर्मेशन देके, हम उनसे कहेंगे आप इन्फॉर्मेशन लिख के दो। सो दिस इज व्हाट कि कैसे रिस्क थोड़ा बहुत रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ऑन द अदर हैंड, ये जो आपका यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ही तो है कि आप ये ब्लैंक भर के दो, हमें इन्फॉर्मेशन उस ब्लैंक में प्रोवाइड करो। ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज करते हैं तो इट कैन रिजल्ट इन द लो रिस्पॉन्स रेट्स। हो सकता है कि कुछ एक्सटर्नल पार्टीज बस ब्लैंक देख के रिस्पॉन्स ही ना करें, बिकॉज उन्हें ढूंढना पड़ेगा, चीजों को देखकर लिखना पड़ेगा, इस वजह से।